ओके, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन. Two stars of mass m and 2m are at distance d rotate about their common center of mass in free space. The period of the revolution is what? So basically this is your binary star system. This is your binary star system. And this question can be done in two ways. One way of doing this question is by reduced mass, and one is that is the easy way, but it's like mugging up. And एक होता है मतलब लॉन्ग वे बट मोर समझने वाला तरीका. ठीक है, तो पहले तो इस क्वेश्चन को जनरलाइज कर देते हैं. m और 2m नहीं लेते, m1 m2 ले लेते हैं. ठीक है, अब तक जो हमने पूरा ग्रेविटेशन पढ़ा है वो सारा अप्रोक्सीमेशन है. इनको यार क्यों, क्या 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 गलती क्या है? गलती है तुमने अर्थ को हिंज मान के कहते हो सैटेलाइट उसके अराउंड चक्कर काटती, कहते हो ना. अर्थ अर्थ हिंज कहां है? अर्थ हिंज कहां है? उसमें कील ठोकी है क्या हमने? अर्थ तो फ्री है. तुम सन को हिंज मानते हो और उसके अराउंड सन अर्थ को घुमाते हो. सन हिंज है क्या? वहां पे कील ठोकी है क्या? नहीं ठोकी है ना कील, तो इसका मतलब तो सन भी घूम रहा है. तो फिर क्या होगा? तो इसके अंदर इसको करो स्क्रॉल और आगे क्वेश्चन देखो. ये पॉइंट मास था m1 और ये पॉइंट मास था m2. इनके बीच का सेपरेशन था r. ठीक है, कहीं ना कहीं इनका सेंटर ऑफ मास होगा. ये इनका हो गया सेंटर ऑफ मास. इसमें ये कोई हिंज विंज नहीं है, दोनों फ्री टू मूव हैं. दोनों फ्री टू मूव होंगे तो हम तब भी ये कह सकते हैं इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा. ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं एफ एक्सटर्नल सिस्टम पे 0 होगा? इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सिस्टम की 0 होगी. इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होनी चाहिए और कांस्टेंट होगी, और वो अगर इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं तो 0 पे 0 ही रहेगी. हाँ या ना? सेंटर ऑफ मास हमारा नहीं चलेगा. गॉट इट और नॉट? अब क्वेश्चन है ओके, इसका मतलब इन दोनों को छोड़ देते तो सेंटर ऑफ मास पे आके टकराते हैं ये. अब इन्होंने कहा एक काम करो, इसको वेलोसिटी दे दो इधर और इसको वेलोसिटी दे दो इधर, अलग 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 अलग, और ऐसे वेलोसिटी दो कि ग्रेविटेशनल पुल के अंदर ये वाला तो ऐसे चला जाए, हाँ या ना, और ये ऐसे चला जाए. अब समझ में आया कि नहीं आया? ये ऐसे जाएंगे कि ये वाला इस सर्कल में चक्कर काटेगा और उल्टा भेजना पड़ेगा, और इसको उल्टा भेजोगे ऐसे तो ये इस सर्कल में चक्कर काटेगा. गॉट इट? हमने ऐसी वेलोसिटी दी है कि वैसे सर्कल हो जाए. हाँ, ग्रेविटेशनल पुल से इफेक्ट हो गया. हाँ, ग्रेविटेशनल पुल से इफेक्ट हो गया और पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा क्योंकि एफ एक्सटर्नल 0 है. एफ एक्सटर्नल 0 है. अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें हम सोच सकते हैं? एक तो ये कह सकते हो कि वेलोसिटीज अलग अलग देनी पड़ेंगी, हाँ या ना? वेलोसिटीज अलग अलग देनी पड़ेंगी. v1 v2 वो चाहे पूछ सकता है. दूसरी चीज कि जब सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे रहेगा तो जब ये यहां पहुंचे तो दूसरे वाला यहां पहुंचना चाहिए. 100% है. अच्छा, सेंटर ऑफ मास से उसके वो लाइन पास करनी चाहिए क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे रहना चाहिए. जब ये, तो इसका मतलब ये हो गया जब ये यहां पहुंचे तो ये यहां पहुंचे, जब ये यहां था तो ये यहां था. इसका मतलब क्या हुआ? पूरी एक्सरसाइज में दोनों का एंगल थीटा जिससे वो घूमे वो सेम होना चाहिए. ये इधर थीटा गया तो ये इधर थीटा जाना चाहिए. इसका मतलब दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम होनी चाहिए. दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होनी चाहिए. और टाइम ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा. दोनों का टाइम ऑफ रिवोल्यूशन भी सेम होना चाहिए. क्यों? क्योंकि जब एक ने आधा चक्कर काट लिया तो जो ये लेफ्ट वाला है ये तो पहुंच जाएगा घूम के राइट में, और जो ये राइट वाला है ये घूम के पहुंच जाएगा बिल्कुल लेफ्ट में, और सेंटर ऑफ मास अभी भी रेस्ट पे रहेगा. मतलब मैं तो समझाने के हिसाब से बता रहा हूं, आंसर निकालने के हिसाब से अब तक हो चुका होता है क्वेश्चन. ठीक है, तो बाइनरी स्टार सिस्टम में क्या चीजें अलग अलग होंगी? v अलग होंगे, ओमेगा सेम होगा और टाइम पीरियड सेम होगा. ठीक है,
कर लें इस क्वेश्चन को। तो मेरे को कराने दो पहले, उसको जो तुम लिखे पड़े थे ना उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो लिख रहे हैं उसकी जरूरत है। ये था, ये था, ये M1 था, ये M2 था, इन्होंने R दिया था, इन्होंने R दिया था, सही है। हमें पहला काम तो होता है सेंटर ऑफ मास निकालना। सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो ये R1 चाहिए और ये R2 चाहिए। R1 प्लस R2 इज R। और एक तुमने मेरे से सेंटर ऑफ मास पढ़ा है ना, हाँ। मैं ये कह सकता हूं M1 R1 शुड बी M2 R2। ये इक्वेशन कहां से आई सेकंड वाली? कई तरीके से सोच सकते हो। इसको ये भी कह सकते थे कि अगर इसको R1 इधर लेके जाऊं, इसको R2 इधर लेके जाऊं, R1 लेके गया राइट में, R2 लेके गया लेफ्ट में, तो सेंटर ऑफ मास नहीं हिलना चाहिए। M1 R1 शुड बी M2 R2। ऐसे भी सोच सकते थे। दूसरा तरीका ऐसे भी सोचने का था कि हमने कह दिया कि ये अगर सेंटर ऑफ मास है तो सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लूं, तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी? M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। तो क्या हो जाएगा? M2 R2 प्लस M1 विद माइनस R1 अपॉन M1 प्लस M2 शुड बी 0। तो उससे इक्वेशन आ गई M1 R1 इज M2 R2। इन दो इक्वेशनों से R1 R2 निकल जाएगा। क्या आ जाएगा तुम्हारा? क्या आ जाएगा? R1 आ जाएगा, R1 आ जाएगा M1 R1 प्लस R2 को लिखना पड़ेगा ना, R1 प्लस R2 को लिख देना, आई डोंट नो, R1 M1 बाय M2 इक्वल टू R1 आ गया M2 R अपॉन M1 प्लस M2। चलेगा? ऐसे ही R2 आ जाएगा M1 R अपॉन M1 प्लस M2। ये भी चलेगा? ठीक है यहां तक? R1 R2 हमें पता है। अब किसी एक बॉडी को लेके चलना, किसी एक बॉडी पे, कि भाई ये सर्कल में जाना चाहिए इस रेडियस के, इस रेडियस के, राइट? ये बात अलग है, पैरेलल में ये भी जा रहा होगा सर्कल में इस रेडियस के, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। गॉट इट और नॉट? अगर मैं M2 पे देखूं, फोर्स कितना है बेटा? फोर्स कितना है M2 पे? फोर्स कितना है? G M1 M2 G M1 M2 बाय डिस्टेंस R स्क्वायर हो गया। इसको MV स्क्वायर बाय R मत लिखना, मत लिखना। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा था V1 V2 अलग हैं। उसमें लिखोगे तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा? तुम्हें लिखना पड़ेगा M2 V2 का स्क्वायर अपॉन R2 लिखना पड़ेगा। बोलो हाँ, क्योंकि सर्कल में तो R2 में जा रहा है। MV स्क्वायर बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन V स्क्वायर बाय R लिखते थे। अरे भाई, तो R किसका लिखते थे? रेडियस ऑफ द सर्कल जिसमें वो जा रहा है। ये तो R2 में जा रहा है, और V2 भी अलग है और R2 भी अलग है। मैंने कहा ना 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 ना, इसको ऐसे लिखना बेटर नहीं हो जाएगा? M2 इंटू ओमेगा स्क्वायर R2। तुम कहोगे क्यों? क्योंकि एटलीस्ट ओमेगा तो दोनों में सेम है, हाँ या ना? इसको अगर तुम M1 के लिए लिखना चाहते तो क्या लिखते? सेम फोर्स इज इक्वल टू M1 V1 स्क्वायर बाय R1। लेकिन इसको बेटर ये नहीं होता कि M1 ओमेगा स्क्वायर R1 लिखता? गॉट इट और नॉट? मतलब ऐसे लिखने में हमें ही नुकसान है, ऐसे लिखने में हमें ही नुकसान है, क्योंकि दो दो अननोन आ रहे हैं। अननोन तो दो दो नहीं आ रहे हैं एक्चुअली, R1 हमें पता है तो V1 निकल जाएगा, बट मुझे ओमेगा चाहिए, मुझे ओमेगा चाहिए, क्योंकि तो मुझे ओमेगा चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो बेटा यहां से ओमेगा निकल जाएगा। कितना आ रहा है? G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर इज M2 ओमेगा स्क्वायर। R2 कितना आ रहा है? R2 कितना आ रहा था? M1 R अपॉन M1 प्लस M2 के। कितना आया हमारे पास? ये आ रहा है M1 M2 कट गया, तो ये आ रहा है G इंटू M1 प्लस M2 अपॉन R का क्यूब का रूट इज ओमेगा। हाँ या ना? G M1 प्लस M2 अपॉन R का क्यूब का रूट इज ओमेगा। सो टाइम पीरियड कितना आ गया? टाइम पीरियड दोनों का सेम होगा, दैट विल बी 2 पाई बाय ओमेगा। सही है यहां तक या नहीं है? यस सर। पक्का? मैं जो ये निकाला है हमने R1 और R2,
ये वाला एक बार वापस तुम R1 R2 में ही कंफ्यूज हो गया, मतलब तुम अभी एकदम से भूल सा गई मैं थोड़ा। भाई मतलब ये तो ऐसा हो गया, रामायण खत्म हो गई और क्या, और ये भी बताइए। नहीं नहीं रामायण खत्म हो गई, कुंती कौन थी, और फिर मतलब फिर हम देखे बैठे हैं कि यार कुंती रामायण में नहीं थी, ठीक है, वो महाभारत में थी। ये रेडियस R है, ये सेंटर ऑफ मास है, हाँ, ये R1 ले लो, ये R2 ले लो, मैंने एक तो कह दिया R1 प्लस R2 शुड बी R, सही है बालक। हाँ, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी M1 R1 इक्वल टू M2 R2, और M1 R1 इक्वल टू M2 R2 मैंने दो लॉजिक से बोला, मैंने कहा ये तो यहां से यहां जाए, ये यहां से यहां जाए और सेंटर ऑफ मास ना हिले, ठीक है। तो ये होता था M1 X1 इज इक्वल टू M2 X2। और दूसरा लॉजिक क्या लगाया, मैंने कहा इसको ले लो ओरिजिन, तो हम ये कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, M2 R2 प्लस M1 विद माइनस R1 अपॉन M1 प्लस M2 इज 0, Yes. सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, दैट मींस M1 R1 इज M2 R2, इन दोनों से R1 R2 निकलेगा, R1 आएगा M2 R अपॉन M1 प्लस M2 और R2 आएगा M1 R अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। आ जाओ भाई वापस, वापस आ जाओ, लौट के बुद्धू हम घर को आ गए। तो ओमेगा गया निकल, ओमेगा गया निकल, टाइम पीरियड गया निकल, सही है। Yes, sir. और वेलोसिटी पूछ लेता तो, मैंने कहा वेलोसिटी पूछ लेता तो वेलोसिटी भी निकाल देते हम, क्योंकि वी रॉक, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसकी V1 कितना हो जाएगा, R1 ओमेगा, इसका V2 कितना हो जाएगा, R2 ओमेगा, R1 ओमेगा से R1 तुम्हें पता है M2 R अपॉन M1 प्लस M2 इंटू ओमेगा, ओमेगा हमें पता है, तो V1 भी निकल गया, V2 भी निकल गया, Yes. सही है कि नहीं है, पक्का, हाँ, ऑल इज वेल हो गया। ये ओमेगा की वैल्यू रट नहीं सकते यार, क्या कुछ भी रटोगे क्या, मतलब रूट जी M1 प्लस M2 अपॉन R क्यूब, नहीं लोग रटते हैं, yes, sir. मतलब हद, मैंने कहा रटना ही है तो मतलब इसमें ये करो कि ये जो M1 था, ये M2 था, ये R था, और ये सेंटर ऑफ मास के अराउंड चक्कर काटते थे। तो हम तुम्हें बताएं इसके अंदर तरीका, मगअप करने के तरीके से, एक को हिंज कर दो, M1 को हिंज कर दिया, इसको कर दिया हिंज, और दूसरे का मास फिर M2 नहीं होगा, उस मास को बोल दो M इफेक्टिव, और M इफेक्टिव को बोल देते हैं रिड्यूस्ड मास, लिख लो रिड्यूस्ड मास, और रिड्यूस्ड मास की वैल्यू होती है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। अब इसको ऐसे सोचो कि ये चक्कर काट रहा है पूरे रेडियस R में, फोर्स वही रखना, अब फोर्स ऐसे मत कर देना, बच्चे मोरॉन्स की तरह क्या करेंगे, M1 ले लेंगे और M इफेक्टिव ले लेंगे, मैंने कहा ना 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 ना, फोर्स वही लेना M1 और M2 वाली, तो ये फोर्स कितनी हो गई, G M1 M2 बाय R स्क्वायर, और यहां पे क्या लिख देना, M इफेक्टिव इंटू ओमेगा स्क्वायर R। अब समझ में आया कि नहीं आया, M1 को हिंज मान के जो M2 वाला मास था उसको ले लिया M इफेक्टिव, और उसके बाद वो M इफेक्टिव पे फोर्स वही लगाई जो नॉर्मली होनी चाहिए, और फोर्स लगा के उसको लिख दिया M इफेक्टिव इंटू ओमेगा स्क्वायर R, R1 R2 लिया ही नहीं R। ये बस रटने का तरीका है, कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तरीका बहुत आसान है हम यही करेंगे, मैंने कहा भले मानस, उससे ओमेगा निकल जाएगा, V1 V2 नहीं निकलेगा तेरा, V1 V2 वाला अगर कोई पूछ लेगा टाइम पीरियड तक तो निकाल लेगा, V1 V2 के लिए तेरे को ग्राउंड फ्रेम में जाना ही पड़ेगा, तो वही R1 R2 निकालना ही पड़ेगा तेरे को, बिल्कुल। इसके बाद तो आंसर देखो वही आ रहा है, क्योंकि M इफेक्टिव को तुम डालोगे M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, और ये M1 M2 गया उड़, तो ओमेगा आ गया रूट G ऑफ M1 प्लस M2 अपॉन R क्यूब, सही है। ये क्वेश्चन में टाइम लगा क्योंकि ये थ्योरी मैंने नहीं कराई थी। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ये क्वेश्चन तो हम अब तो हम हवा में कर देंगे। ये M है,
ये 2m है, इनके बीच में सेपरेशन d है, सेंटर ऑफ मास हैवी के पास लाई करेगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा d/3, ये हो जाएगा 2d/3। तुम कहोगे कैसे किया, कोऑर्डिनेट लेके भी कर सकते हो, अब तो कोऑर्डिनेट लेके भी कर सकते हो, हाँ या ना, हैप्पी। और उसके बाद किसी एक पे ले लो, इस पे फोर्स लगेगा G m/2m अपॉन d का स्क्वायर, हाँ फोर्स तो यही होगा, इज m ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा 2d/3। तो हमने m तो दिया उड़ा, और 2 भी जस्ट फॉर द फन, √3gm/d³ का रूट, 3gm/d³ का रूट इज ओमेगा, टाइम पीरियड हो गया 2π/ω। सही है। और क्योंकि मैंने इस तरीके से किया है, तो आई कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि भाई इसको वेलोसिटी ऐसे दोगे तो ये ऐसे चक्कर में जाएगा, तो इसको वेलोसिटी ऐसे दोगे तो इसको ऐसे देनी पड़ेगी, क्योंकि फिर ये इस रेडियस के अंदर चक्कर में जाएगा। बोलो हाँ। तो इसकी वेलोसिटी हो जानी चाहिए v1 शुड बी d/3 ओमेगा, एंड इसकी वेलोसिटी हो जानी चाहिए v2, दैट शुड बी 2d/3 ओमेगा। सही है। और जो मिनिमम गाइज होंगे वो क्या करेंगे, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हु मिनिमम गाइज होते हैं जो जिनका कुछ होना जाना नहीं होता है, और रिजल्ट मतलब बस वो रखते हैं चीजें। ठीक है, तो मिनिमम गाइज कहेंगे फोर्स कितना लग रहा है G 2m/m/d² इज, फोर्स तो वैसे ही लिख दिया, m इफेक्टिव 2m, और m का कितना हो जाएगा 2m/3, क्योंकि 2m/m अपॉन 3m, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये आ जाएगा 2m/3। तो 2m/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर d, तो वही आ जाएगा। ठीक है, फिर उनसे, उन मिनिमम गाइस से कोई कह देगा v2 निकाल लो, v1 निकाल लो, फिर वो कहेंगे हमें नहीं आता। ठीक है, हो गया।